On the tastiest pizzas, biryanis, and dosas starting at ₹79. Order now. पीयूष खंडल, I can see रोहित सैनी, पीयूष खंडल, सरोज गुजर, ओके, आशु गोयल, विष्णु चौधरी, गुड इवनिंग, शिव कुमार, अनिल गहरवाल, ओके, हो गई स्टार्ट, अनिल गहरवाल, राम राम संदीप यादव, गुड इवनिंग, नमस्कार, नितिन दीक्षित, गुड इवनिंग, सतीश खटीक, गुड इवनिंग, ओके। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि आपके नोट सेट का रिजल्ट आ गया और मुझे पता है यहाँ पर सब वो ही बैठे हुए हैं जो पास हो गए। सब पास हो गए हो, अच्छी बात है। सबसे पहले तो लाख लाख बधाइयाँ जो नोट सेट का रिजल्ट आया है। नोट सेट कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम है 2020 का, उसमें जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है, वो DMMS इंस्टीट्यूट से आपका अपना प्रकाश जाखड़ भारी मतों से विजयी हुआ है। 100% आया प्रकाश जाखड़ है ना, और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 100% टाइप। हो सकता है प्रकाश जाखड़ कल आपसे रूबरू होने आ जाए और आपको मोटिवेट करने आ जाए। DMMS MBM बैच का प्रोबेबली, बैच का नाम अगर कोई आप में से MBM बैच, DMMS MBM बैच, यस, DMMS MBM बैच। तो ऐसे बच्चों के बारे में कहना ही क्या। बैच का नाम MBM है, माउंटी बाई मीना, क्योंकि खुद गवर्नमेंट जॉब में सर्विस स्टाफ नर्स के रूप में या नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो खुद का तो नाम रोशन करते ही करते हैं, पर घर वालों का, इंस्टीट्यूट का और रिश्तेदारों का नाम रोशन करते हैं। तो यू कैन क्लैप फॉर हिम, आप उसके लिए लाख लाख बधाई दे सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गुलाब सैनी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष ने बोला है, बहुत अच्छी बात है। इन MBM बैच मनोहर भाटी, हाँ MBM बैच का बच्चा है प्रकाश जाखड़। तो कल हो सकता है आपको मोटिवेट करने आ जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आ जाए कि कैसे पढ़ाई की और कैसे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की। यस, सो बढ़े आगे नाउ। Yes, congratulations to all, congratulations to प्रकाश जाखड़, congratulations to his parents, है ना, पेरेंट्स को congratulations, और साथ ही साथ आप कह सकते हो congratulations to टीम DMMS कोचिंग के सारे टीचर्स को, सारे स्टाफ को बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। मेहनत रंग लाई और पढ़ाया हुआ ज्ञान काम आया। ओके, और DMMS ने परंपरा बरकरार रखी है। 2019 में जो कंबाइंड एम्स था, जिसमें लगभग 2000 वैकेंसी थी, उसमें गोविंद शर्मा, है ना, जिसने जोधपुर एम्स ज्वाइन कर लिया है। तो आप कह सकते हो ये तो 2020 है। अगर मैं 2019 की बात करूं, कंबाइंड एम्स, तो कंबाइंड एम्स में आप कह सकते हो गोविंद शर्मा। तो एक बार जोरदार तालियां गोविंद शर्मा के लिए भी। 2019 में जो एग्जाम हुआ था कंबाइंड एम्स का, और उसमें गोविंद शर्मा ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। गोविंद शर्मा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, है ना, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2019 में। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो और साथ ही साथ
टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, डीएमए में संस्थान अच्छी मेहनत पढ़ाई पे या मेहनत पे जोर दे रहे हैं। बस फिलहाल लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक, हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हमारा टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। बोलो यस सुनो, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ रहे थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यानी बीपी के जो दवाइयाँ हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हमने डायूरेटिक जो हमने कल ही पढ़ लिया था, यानी आप डायूरेटिक दे सकते हो। बोलो यस सुनो, जो हमने कल ही पढ़ लिया था डायूरेटिक्स दे सकते हो। और साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आज सुबह हमने पढ़ा। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एसी इनिबिटर है ना, एसी इनिबिटर्स एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल। यस, एटीट्यूड किलर सीपी वैस से मेरी 680 रैंक है, बहुत अच्छी बात है। ओके नाउ चलो लेट्स कंसंट्रेट अवर क्लासेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। और हमने एआर भी पढ़ा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एआर भी पढ़ा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। यस ओके, सद्दाम कुरैशी परसेंटाइल और परसेंटेज बाद में बताएंगे, फिलहाल ये अपना टॉपिक नहीं है। चला क्लास में आना, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। तो डायूरेटिक्स, सीसीबी, एसी इनिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबी। बोलो यस सुनो। ओके, ये हमने पढ़ लिए। आज हमारा टॉपिक है, हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो कि पहले कभी इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव हुआ करती थी और आज भी है, पर फर्स्ट लाइन में नहीं है, क्योंकि कार्डियक इफेक्ट यानी हार्ट के ऊपर विपरीत प्रभाव आ सकते, तो इसलिए ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रही है। कहने का मतलब इफेक्टिव फर्स्ट लाइन में आप नहीं बोल सकते हो। दैट्स गुड। तो बीटा ब्लॉकर पहले अच्छी, पर मोटिलिटी रेट कम नहीं होती थी, यानी मोटिलिटी रेट, इसलिए बीटा ब्लॉकर लेते काम में, देते भी ऐसी बात नहीं है, पर साइड इफेक्ट साथ में मोटिलिटी रेट कम नहीं होती है, तो इसलिए मोटिलिटी रेट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए बीटा ब्लॉकर को थोड़ा सा संभाल के काम की चीज़ है लास्ट में। तो हमारा आज का टॉपिक है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में पहले आपको एएनएस आना चाहिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप सब जानते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। और एएनएस को दो भागों में बांटा जाता है, आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जिसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन है। पैरासिम्पैथेटिक है, इसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम, है ना, कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, नर्जिक सिस्टम, यानी इसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका एसिटाइल कोलिन है। जबकि सिंपैथेटिक को एड्रेनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इसका प्री सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, पर पोस्ट सिनेप्टिक है वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। बोलो यस और नो, चैट यस। ओके, सो चैट बंद कर दीजिए, मेरे हिसाब से चैट की जरूरत नहीं है, सबका होगा, घबराइए मत, पढ़ते रहिए। ओके, चैट बंद कर दीजिए। सुभाष योगी थैंक यू, आपके कहने पर चैट बंद। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा और जिसको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, आज मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा बीटा ब्लॉकर, उसके बाद मैं सीवीएस कार्डियोवास्कुलर की जो फार्मा के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट थोड़े से, हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि चैप्टर थोड़ा रिवाइज हो सके। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सीवीएस में जो फार्मा के ड्रग है उनका हम रिवीजन करेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑल्सो नोन एज आप कह सकते हो एड्रेनर्जिक सिस्टम, एड्रेनर्जिक सिस्टम, एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हो। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोला जाता है आपके सिंपैथेटिक को, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है मेनली वो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, यानी जिनका नया नाम एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। क्योंकि एड्रेनर्जिक सिस्टम का मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन होता है, जिसको पहले एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन बोला जाता था। यस और नो? तो इसलिए इसको हम सिंपैथेटिक बोलते हैं। और कोलिनर्जिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा
वो आपका एसिटाइल कोलिन होगा, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो आपका एसिटाइल कोलिन होगा, ACH। मैंने लाइट इसलिए लिखा है, सब आप जानते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। बोलो यस और नो? ओके। अगर मैं बात करूं कि लुक एट दिस, कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, सिंपैथेटिक के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप कह सकते हो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS है। तो उसके बारे में इतना समझ लीजिए कि जो हार्ट के ऊपर इसके एक्शन है वो थोड़े से स्टिमुलेटरी होते हैं, यानी हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। हार्ट पे जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी आप कह सकते हो हार्ट में अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है ना, वेसल्स का भी कंस्ट्रिक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर है। जबकि अदर ऑर्गन्स में, अगर मैं बात करूं समुद्र अदर ऑर्गन्स में, हाँ या ना, तो उल्ट असर उल्टे होते हैं। जैसे ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता ब्रोंकोडाइलेटर, इसलिए हम बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में, तो ब्रोंकस होता है तो ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है ब्रोंकस को, यानी कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता है, डायलेट करवाता है, ब्रोंकोडाइलेटर, है ना। आप साथ ही साथ आप कह सकते हो अगर मैं GIT पे करूं तो पेरिस्टाल्सिस को कम करता है, यानी अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस को कम करता है ना, पेरिस्टाल्सिस को। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन सिंपैथेटिक, वो आपका 10 गुड। सो लेडीज एंड मैन, तो हार्ट के ऊपर इसका असर ऐसा रहता है, हार्ट एक निराला ऑर्गन है और बाकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उन पर असर थोड़ा सा विपरीत रहता है, यानी ब्रोंकोडाइलेटर डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस ऑफ GIT, यानी इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को कम करता है ना। साथ ही साथ अगर मैं ब्लैडर की बात करूं तो ब्लैडर में स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, तो यूरिनरी रिटेंशन करवा सकता है, यानी ब्लैडर की जो स्मूथ, तो जो भी स्मूथ मसल है, तो स्मूथ मसल का ब्लड वेसल को छोड़ दो, उसके अलावा ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, ब्रोंकस है, वहाँ पे भी स्मूथ मसल होती है, तो स्मूथ मसल का डायलेशन करवाता है, रिलैक्सेशन। टोटल बात है स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवा। तो सिंपैथेटिक के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक हार्ट पे, पहली बात आपको यही समझनी पड़ेगी कि हार्ट पे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी इनोट्रोपिक, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। दैट्स गुड। फर्दर भी गोन, और यहाँ पर ब्रोंकोडाइलेटर करवाएगा, पेरिस्टाल्सिस को कम करेगा, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवाएगा, सिंपैथेटिक, है ना। ये आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा बीटा, है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा रिसेप्टर होते हैं और बीटा रिसेप्टर होते हैं, है ना। आप कह सकते हो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर होते हैं और बीटा रिसेप्टर। बोलो यस और नो। अल्फा भी, अल्फा 1 अल्फा 2, यस और नो। अल्फा 1 अल्फा 2, यस। एड्रेनर्जिक ही है दोनों, अल्फा रिसेप्टर भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है और बीटा रिसेप्टर भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2। और जो बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, है ना। बीटा 4 भी हो सकता है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आप कह सकते हो बीटा रिसेप्टर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अल्फा और अल्फा जो रिसेप्टर है, अल्फा भी ब्लड वेसल पे पाए जाते हैं, है ना, बीटा भी ब्लड वेसल पे पाए जाते हैं, बीटा मेनली हार्ट पर होते हैं। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर है, जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो मेनली हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं, यानी मैं सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो मेनली हार्ट पे पाए जाते हैं, हार्ट पे 10 को हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं, यानी बीटा 1 रिसेप्टर। और जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो बीटा 2 रिसेप्टर आपके ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं, है ना, ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं।
यानी दोनों ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर, प्लूरल ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं। ओके, आप कह सकते हो अल्फा और अल्फा 2 ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, अल्फा 1 भी और अल्फा 2 भी आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, हाँ या ना? ओके, तो आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स पे बीटा रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। और आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, अगर मैं आपको एक डायलॉग बोलूं ABCD, है ना, इसका मतलब है अल्फा 1 रिसेप्टर A1, अल्फा 1 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होते तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। बोलो यस और नो? कंस्ट्रिक्शन अल्फा 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा 1 रिसेप्टर A1 का मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो आप कह सकते हो अगर आप बीटा एगोनिस्ट देते और अल्फा एगोनिस्ट देते तो कंस्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होगा। लेकिन अगर बीटा 2 रिसेप्टर जो कि ब्रोंकाई ब्लड वेसल्स पे या ब्रोंकाई पे पाए जाते तो डायल्यूशन, ब्रोंकस का डायल्यूशन। तो आपने क्या लिखा, याद करने का तरीका A B C और D, कहने का मतलब A के सामने C और B के सामने D। तो अगर आप अल्फा 1 रिसेप्टर को यानी अल्फा रिसेप्टर को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो कंस्ट्रिक्शन होगा जो कि ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जो ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स पे, तो डायल्यूशन। बोलो यस और नो? तो लेडीज एंड मैन, आज मैंने आपको टॉपिक बोला कि आज का हमारा टॉपिक है डिफिकल्ट टॉपिक है, उसके लिए आपको एएनएस आना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आज हमारा टॉपिक है बीटा ब्लॉकर्स, यानी हम बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे। बीटा ब्लॉकर के लिए मैंने आपको बोला कि आपको एएनएस का आना जरूरी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, और एएनएस में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का आपको आना जरूरी है। और एएनएस में आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, एएनएस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होने की वजह से एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि सिंपैथेटिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि अगर ये हार्ट पर काम करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, तो हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। बोलो यस और नो? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स पर, ऑफ कोर्स ब्लड वेसल पे। तो ब्लड वेसल्स पे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है यानी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और अदर ऑर्गन्स पे चाहे ब्रोंकाई हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे ब्लैडर की स्मूथ मसल हो, उनको रिलैक्स करता है। तो अगर इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम तो वहां पर पेरिस्टाल्सिस कम होगी, और ब्रोंकस को अगर स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और साथ ही साथ अगर यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा तो आप कह सकते हो, कोई बोलना चाहेगा, अगर यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। दैट्स गुड। फिर मैंने आपको बोला कि सिंपैथेटिक सिस्टम की जो रिसेप्टर है, अगर आप रिसेप्टर के बारे में बोलूं, रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, जबकि बीटा रिसेप्टर दो तीन प्रकार के, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। और बीटा 1 आपके मेनली हार्ट पर पाया जाता है, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर आपके ब्रोंकाई पे पाया जाता है। बोलो यस और नो? है ना? ब्रोंकाई पे पाया जाता है, और बीटा 2 ब्रोंकाई एंड अदर ऑर्गन्स पे, है ना? तो डायलेशन होगा, चाहे वो ब्लड वेसल हो और चाहे वो ब्रोंकाई। बढ़ूं आगे। नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक चालू होता है बीटा रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी दवाई है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधुओं और बांधों, की बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, है ना? तो यानी आप जिनको बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं,
यानी जिनको आप बीटा ब्लॉकर्स बोल सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। यानी नॉन कार्डियो सेलेक्टिव यानी जो हार्ट पे नहीं पूरी बॉडी में ही काम करती है, उनको हम नॉन सेलेक्टिव बोलते हैं, जो कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती है। और कार्डियो सेलेक्टिव आप कह सकते हो, यानी मैं आपकी केवल बीटा रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ, बीटा रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला बीटा हार्ट पर होता है, बीटा 1, बीटा 2 ब्रोंकाई पर होता है, और बीटा 3 अदर ऑर्गन्स में आप एडिपोज टिश्यू एंड रीनल्स एंड दस को। फिलहाल तो हम अल्फा ब्लॉकर की बात बाद में करेंगे, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने की। हम बीटा रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो। पहला आपका ग्रुप है, पहला ग्रुप है समोरादरवियर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव यानी जो अल्फा जो बीटा 1 को भी ब्लॉक करती है ना, और जो बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। यानी जो बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है, बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है, तो नॉन सेलेक्टिव बोलो यस और नो, बीटा 1 प्लस बीटा 2, क्योंकि बीटा 2 अदर ऑर्गन्स में होता है, तो आप कह सकते हो तो नॉन सेलेक्टिव। तो पहला ग्रुप हो गया नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जो दूसरे शब्दों में बोल सकते हो बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स, बोलो यस और नो। अगर मैं कार्डियो सेलेक्टिव की बात करूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो दूसरा ग्रुप है आपका कार्डियो सेलेक्टिव। तो दूसरा ग्रुप है आपका कार्डियो सेलेक्टिव। अगर मैं कार्डियो सेलेक्टिव की बात करूं तो कार्डियो सेलेक्टिव जो केवल बीटा 1 ब्लॉकर होती है, यानी जो केवल हार्ट पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं बीटा 1, बीटा 2 नहीं पाए जाते, तो बीटा 1 ब्लॉकर होती है, यानी इनको दूसरे शब्दों में आप बीटा ब्लॉकर्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें कि नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, प्रोप्रेनोल, यस, जो कि आपकी पीएससी पर मिलती है, प्रोप्रेनोल, यस और नो, जो आपकी पीएससी पर मिलती है। लेविटालोल, जो आपने प्री एक्लैम्सिया में पढ़ा होगा, या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, लेविटालोल, यस। और साथ ही साथ कार्बिडोलोल, है ना, कार्वेडेलोल। तो आप कह सकते हो ये नॉन सेलेक्टिव है, कार्बिडिलोल, बोलो यस और नो, विदाउट अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, यानी आप कह सकते हो कि अल्फा पे कोई काम नहीं कर रही है, यानी आप ये दोनों समोरादरवियर दे पर्टिकुलरली ब्लॉक बीटा 1 प्लस बीटा 2, यानी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अगर मैं कार्डियो सेलेक्टिव की बात करूं कि कार्डियो सेलेक्टिव के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो एटेनोल, यस, एटेनोलोल। तो अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या फिर हार्ट फेलियर है, हार्ट काम नहीं कर रहा है ना, आप कह सकते हो समोरादरवियर, या अरिथमियाज है, तो आप क्या दे सकते हो एटेनोलोल। आप कह सकते हो मेटोप्रोलोल, यस, मेटोप्रोलोल। और साथ ही साथ एसिब्यूटोलोल, और साथ ही साथ बिटैक्सोलोल, तो बिटॉक्सोलोल। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि ऑप्शन आएगा कौन सी कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कौन सी कार्डियो सेलेक्टिव है और कौन सी कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है। तो कार्डियो सेलेक्टिव आप कह सकते हो एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एसिबिटोलोल और बिटॉक्सोलोल, ये आपकी कार्डियो सेलेक्टिव है। और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव प्रोप्रेनोलोल, लेविटोलोल और कार्बिडिलोल, ये नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है। बढ़ू आगे, तो बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव हो गया, जो बीटा 1 प्लस बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं, और सेलेक्टिव हो गया आप कह सकते हो कि जो केवल कार्डियक हार्ट पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको। हमारी पहली ड्रग है प्रोप्रेनोलोल, बोलो यस और नो। पहली ड्रग है हमारी प्रोप्रेनोलोल, यस, प्रोप्रेनोलोल, यस, प्रोप्रेनोलोल। आप कह सकते हो बीटा 1 ब्लॉकर, यानी हार्ट पर, क्योंकि पहली बात तो प्रोप्रेनोलोल आपने देखा बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को 10 को ब्लॉक करेगी, बोलो यस और नो, दोनों को ब्लॉक करेगी 10 को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनो, प्रोप्रेनोलोल। तो आप कह सकते हो कि हार्ट पे ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, यानी ब्लॉक आप कह सकते हो बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट, रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, बोलो यस और नो। और उसकी वजह से अगर ये ब्लॉक करेगी, बोलो यस और नो, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, उसकी वजह, क्योंकि अगर हार्ट
कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर बीटा रिसेप्टर काम कर रहे हैं, एड्रेनलिन काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन दमादम आ रहा है। और अगर आपने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है तो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी आप कह सकते हो नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से आप कह सकते हो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, पहले स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और फिर कार्डियक आउटपुट कम होगा। बोलो यस और नो। और जो इसकी डोज होती है वो 10 mg प्रोप्रेनोल की अगर मैं डोज बोलूं तो आप कह सकते हो 10 mg BD, यानी आप 10 mg 10 mg दे सकते हो BD, यानी दिन में 2 बार। जो इसकी डोज है ओरली, बोलो यस और नो, ओरली 10 mg BD, यानी आपका जो डोज है वो 10 mg BD। बोलो यस और नो। स्टार्ट विद लो डोज, हमेशा लो डोज से चालू करना चाहिए, हमेशा लो डोज से चालू करना चाहिए। स्टार्ट विद लो डोज, यानी लो डोज से चालू करना चाहिए। स्टार्ट विद लो डोज से चालू करना चाहिए। बोलो यस और नो। क्योंकि आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा, डिक्रीज जो आपका किडनी से रेनिन आ रहा है उसके आपको कह सकते हो कि उसके रिलीज को कम करेगी। तो उससे क्या होगा, डिक्रीज रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनीज। आप कह सकते हो कि किडनी से जो रेनिन आ रहा है आपका उसको कम करेगी। बोलो यस और नो, हाँ या ना। और अगर आप डोज 10 से चालू करो, उसके बाद आप बढ़ाते 20 mg 40 mg और अप टू 160 mg पर डे दे सकते हो। बोलो यस और नो। तो अगर आपने डोज हाई कर दी, यानी अगर आपने एवरेज जो डोज है वो आप हाई कर सकते हो, यानी आप कह सकते हो जो डोज है वो शुरू में आप 10 कर सकते हो और आप बढ़ाते अप टू 160 mg दे सकते हो, यानी 40 से 160 mg पर डे आप दे सकते हो। ये इसकी डोज है। पर पहले लो डोज से चालू करें 10 mg और बढ़ाते आप 40 से 160 mg तक कर सकते हो। उसके अलावा ये क्या करती है, इंक्रीज ब्रोंकियल, आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, है ना। तो ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, यानी जो बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रेनोल है, वो इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, यानी ब्रोंकियल रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो कहीं ना कहीं अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, यानी इफ या व्हेन ब्लॉक्स बीटा 2 रिसेप्टर, व्हेन ब्लॉक्स बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। बोलो यस और नो। आपने कहा कि 2 रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक, एक बीटा 1 होता है, एक बीटा 2 होता है। जो बीटा 1 है वो हार्ट पे पाया जाता है, बीटा 2 है वो आपके ब्रोंकाई पे पाया जाता है। ओके, अगर ये स्टिमुलेट होता है बीटा रिसेप्टर, अगर बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपने इसको स्टिमुलेट कर दिया तो स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। और अगर आपने इसको स्टिमुलेट कर दिया बीटा 2 रिसेप्टर को, तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं इसमें जो ब्रोंकस है तो वो डायलेशन होगा, ब्रोंकस का डायलेशन होगा। मैंने ABCD बता दिया आपको, बीटा 2 को अगर स्टिमुलेट करेंगे डायलेशन। पर अगर आपने बीटा प्रोप्रेनोलोल दिया है, प्रोप्रेनोलोल, अगर आपने प्रोप्रेनोल दिया है 10 mg 20 mg, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा और बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये दोनों पे काम करता है। बीटा 1 ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो जब बीटा 1 जो कि हार्ट पे पाया जाता है और बीटा 2 जो कि ब्रोंकाई पे पाया जाता है, तो जब उनको ब्लॉक करेगा तो हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कम होगा, यानी कार्डियक आउटपुट फर्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा, यानी डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जबकि यहाँ पर अगर आप समोरादरवियर और रेट में भी, हार्ट में भी आप कह सकते हो कि समोरादरवियर रेट चेंज होगी और ब्रोंकाई ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको आप कह सकते हो डायलेशन होगा, हाँ या ना। ब्रोंको डायलेशन होगा यानी ब्रोंकस का डायलेशन, हाँ या ना। यानी आप कह सकते हो ब्रोंको डायलेशन होगा यानी ब्रोंकस का डायलेशन। तो इंक्रीज ब्रोंकियल, मैं इसके बारे में बता रहा था, इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, सो इट कैन प्रेसिपिटेट अस्थमा, यानी अस्थमा का अटैक ला सकता है। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है और बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो अस्थमा का, पर्टिकुलरली नॉन कार्डियो सेलेक्टिव
है ना, तो आप कह सकते हो कि अस्थमा का अटैक आ सकता है। बोलो यस और नो। तो ऑलवेज रिमेंबर, बी केयरफुल। तो आपने प्रोपेनोल के बारे में क्या सीखा कि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, बोलो यस और नो। तो पहली बात, अस्थमेटिक पेशेंट पे पहले पूछ लो भाई अस्थमा तो नहीं है। अगर आप प्रोपेनोल दे रहे हो तो कहीं ना कहीं अस्थमा का अटैक आ सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। दैट्स गुड। ओके, फर्दर वी गो। आगे हम बात करते हैं कि ये कभी भी इंजेक्ट नहीं की जाती। इसके बारे में एक आप अगले रोचक तथ्य कि आप कह सकते हो कि ये कभी भी इंजेक्ट नहीं की जाती है। नॉट इंजेक्टेड। बोलो यस और नो। नॉट इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली, ये जो प्रोपेनोल है, नॉट इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली और आईएम इंट्रामस्कुलरली ड्यू टू इरिटेंट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसकी इरिटेंट प्रॉपर्टी रहती है, ये इरिटेशन कोज कर सकता है ड्यू टू इरिटेंट प्रॉपर्टी। तो एक पॉइंट आपने और सीखा कि प्रोप्रेनोल है, उसको आप सबक्यूटेनियसली और आप कह सकते हो आईएम ना दें, सबक्यूटेनियसली और आईएम ना दें, क्योंकि इसकी इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है। बोलो यस और नो। तो ये इरिटेशन कर सकता है, इसलिए इसको इंजेक्टिबल फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि इसकी इरिटेंट प्रॉपर्टी रहती है, तो इंजेक्टिबल फॉर्म में नहीं देते। ओके, पर आप इसको लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम में ले सकते हो। बोलो यस और नो, है ना। तो आप कह सकते हो नो, प्रोपेनोल नॉट यूज लोकल एज, काम में ले सकते हो, पर बी केयरफुल इरिटेंट प्रॉपर्टी। हाँ, तो एक और रोचक तथ्य इसके बारे में कि प्रोपेनोल कैन बी यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक, यानी आप लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी काम में ले सकते हो, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी। बट इरिटेंट प्रॉपर्टी तो ज्यादा बढ़िया आप लोकल एनेस्थेसिया, लिग्नोकेन, जाइलोकेन वही काम में लो ना, इसकी क्या जरूरत है। बट इरिटेंट प्रॉपर्टी, बी केयरफुल। तो आपने एक रोचक तथ्य सीखा कि समोरदरवेयर, आपने एक रोचक तथ्य सीखा। सो अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। बोलो यस और नो। अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। बढ़े आगे, दैट्स गुड। लुक, तो आपने, अगर मैं आपको मेडिसिन इसके बारे में दिखाना चाहूँ तो ये रही प्रोपेनोल, है ना। आप देख सकते हो कि आपको प्रोपेनोल दिखाई दे रही होगी, ये पीएससी पर 129 नंबर का, यानी इसका जो कोड है वो 207। तो जो मेडिसिन का कोड है इसका प्रोपेनोल का वो 207 है। और 40 mg, हाँ, आप 10 mg से चालू करें, मैंने आपको बताया था 20 mg शुरू में लो डोज से चालू करें, और आप 40 mg और अप टू 160 mg दे सकते हैं, यानी आप 40 से 150 160 mg पर डे तक दे सकते हैं, है ना। पर चालू करें लो डोज से 10 mg 20 mg, तो प्रोपेनोल। और मैंडेटरी है, पीएससी पर मिलती है, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोपेनोल की 10 mg से चालू करें, है ना, या फिर 20 mg या 40 mg पर शुरू में, फिर धीरे धीरे आप बढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन में दी जाती है ना। फियोक्रोमोसाइटोमा कोई जानता है कि अगर एड्रिनल मेडुला में कोई ट्यूमर हो जो कि एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन सीक्रेट कर रही है, यानी एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर इन एड्रिनल मेडुला, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्योंकि एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करेगा, है ना। तो वहां पर भी आप दे सकते हो, कार्डियक अरेथमियाज में दे सकते हैं, एंजाइना में दे सकते हैं। एंड मेरा काम का टॉपिक, मैं तो अपने आप को गंगा नाया समझूंगा अगर आपने याद रख लिया माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। अगर आपने ये बात सीख ली, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, अगर कोई औरत में, क्योंकि औरतों के ढोंग ज्यादा होते हैं, सच्चाई होती है, ये तो औरतें ही जाने ढोंग सच्चाई जो भी है, पर औरतों का सिर बहुत दुखता है ना। मेरा तो सिर दुख रहा है, एक तरफ दुख रहा है ना, यूनिलेटरल दुख रहा है, लगातार परसिस्टेंट 5 hours 6 hours 8 hours even more 12 hours sometime 2 days, है ना। तो कईयों के अगर माइग्रेन रहता है, यानी ब्रेन में दर्द होता है, माइग्रेन रहता है लगातार, तो वहां पर आप काम भी ले सकते हैं। तो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में आपने काम ले सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट मेजर बीपी, एट फर्स्ट मेजर बीपी। सबसे पहले आपको बीपी मेजर करना है, बीपी नापना है। अगर बीपी नॉर्मल है, बोलो यस और नो। इफ बीपी नॉर्मल,
तो ही आपको प्रिस्क्राइब करना है। बोलो यस और नो। तो ही आपको प्रोफाइलैक्सिस, तो माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रिस्क्राइब करना है। अगर बीपी अबनॉर्मल है ना, इफ बीपी ऑल्टर्ड, कम या ज्यादा है, ज्यादा में, अब तुम कहोगे कि सर ज्यादा में तो बढ़िया है, ज्यादा में तो बीपी कम करेगा, पर फिर वो उतना असर नहीं दिखाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हालांकि बीपी को कम करेगी, एंटी हाइपरटेंसिव है, पर अगर आप कह सकते हो अगर बीपी नॉर्मल है तो वहां पर प्रोफाइलैक्सिस डेली बेसिस पे लेते रहे। एक टैबलेट रोज की 10 mg, 20 mg, 10 mg, 20 mg, 10 mg की ले सकते हैं, 20 mg ले सकते हैं, रोज की लेते रहे तो आपके माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। प्रोफाइलैक्सिस, तो माइग्रेन का अटैक आ रहा है तब तो आप कह सकते हो सुमाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन, ट्रिप्टेंस आती है अगर माइग्रेन का अटैक आ रहा है। पर अगर मैं प्रोफाइलैक्सिस, माइग्रेन का अटैक नहीं आ रहा है, यानी माइग्रेन से बचना चाहते हो, तो आप 10 to 20 mg पर डे ले सकते हो, इवन अप टू 30-40 mg। तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसी कंडीशन में। बोलो यस और नो। तो माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में मेजर बीपी, बीपी नॉर्मल, अगर बीपी नॉर्मल है तो आप माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में प्रोप्रेनोल दे सकते हो, यस और नो, प्रोप्रेनोल दे सकते हो, दैट्स ऑल। और अगर अल्टर्ड है तो अवॉइड, है ना, अवॉइड प्रोप्रेनोल को अवॉइड करना है। बोलो यस और नो। तो इसके यूजेस आप हाइपरटेंशन में दे सकते हो, आप फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब है अगर एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में अगर कोई एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर है उस कंडीशन में। क्वेश्चन देखेंगे हम वन बाय वन, क्वेश्चन तो करेंगे लास्ट में। और कार्डियक अरिथमियाज है, एंजाइना है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, यानी माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में आप दे सकते हो। बोलो यस और नो, प्रोप्रेनोल। बढ़ो आगे। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगत जनों, ये हमारा प्रोप्रेनोल के बारे में टॉपिक पूरा हुआ। प्रोप्रेनोल, इट ब्लॉक्स बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट एंड बीटा 2 रिसेप्टर ऑफ कोर्स ऑन ब्रोंकस, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर पर्टिकुलरली ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर पर्टिकुलरली ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं। बोलो यस और नो। तो इट ब्लॉक्स बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट एंड बीटा 2 रिसेप्टर ऑन ब्रोंकाई। बोलो यस और नो। बीटा 1 तो हार्ट पे ब्लॉक करेगा, बीटा 1 हार्ट एंड बीटा 2 आपके ब्रोंकस, तो दोनों पे ब्लॉक करेगा। और मैंने आपको बताया कि अगर दोनों पे ब्लॉक, बस आई विल टेक लिटिल बिट लेस टाइम, यस, तो अगर हार्ट पे ब्लॉक करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इवन हार्ट रेट भी अफेक्टेड होगी। और बीटा 2 ब्रोंकाई पे तो ब्रोंको डायलेशन होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। बढ़ो आगे, दैट्स गुड। सो ओके, बीटा रिसेप्टर, अगर ब्रोंको नॉर्मली, नॉट ब्रोंको डायलेशन, इफ आई से कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तभी तो अटैक आएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि बीटा रिसेप्टर ब्रोंकस का डायलेशन करवाते हैं, और जैसे ही आप ब्लॉक करोगे तो ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन होगा, है ना। तो ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन होगा, यस, क्योंकि मैंने बोला बीटा 2 को स्टिमुलेट करोगे तो डायलेशन होगा, और बीटा 2 को अगर आप करेंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, तभी तो अस्थमा का अटैक आ सकता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। बोलो यस और नो, तभी तो अस्थमा का अटैक आ सकता है। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन, ओके, तो आप कह सकते हो कि नॉट इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस और आईएम, सबक्यूटेनियस और आईएम नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसकी इरिटेंट प्रॉपर्टी है। इट कैन बी यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक, पर लेकिन थोड़ा सा बच के रहे, और इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, इसलिए अगर ये ब्लॉकर बीटा 2 रिसेप्टर को, तो कैन प्रेसिपिटेट अस्थमा अटैक, कैन प्रेसिपिटेट, आप कह सकते हो एस्थमेटिक अटैक, तो अस्थमेटिक अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है ना, अस्थमेटिक अटैक यानी अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो ये आपके प्रोप्रेनोल के बारे में हुआ। ओके, फर्दर वी गोन, आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है समोर अदरवियर, दैट्स गुड, कि साथ ही साथ ओके, दैट्स गुड, वार्निंग साइन, ये आपने देखा। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूं तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि अगर आपने ज्यादा ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट अफेक्ट होगी, तो ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट अफेक्ट होगी तो ब्रेडिकार्डिया। और साथ ही साथ
कैन वर्सन COPD अस्थमा, एडवर्स इफेक्ट, कैन वर्सन आप कह सकते हो कैन वर्सन COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा उसको हालत खराब कर सकता है, ऐसे पेशेंट को बचे। और साथ ही साथ वैसोस्पास्टिक एंजाइना कर सकता है। तो ये सुनो, आप कह सकते हो वैसोस्पास्टिक एंजाइना, वैसोस्पास्टिक एंजाइना कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप कह सकते हो कि जो अल्फा रिसेप्टर है वो इसका अपोज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर उसकी वजह से वैसोस्पास्टिक एंजाइना भी कर सकते हैं। अवॉइडेड इन डायबिटीज बिकॉज इट कैन लीड टू हाइपरग्लाइसेमिक एपिसोड। ऑलवेज रिमेंबर, हाइपरग्लाइसेमिया कर सकता है, यानी हाइपरग्लाइसेमिया कर सकता है। बोलो ये सुनो, हाइपरग्लाइसेमिया कर सकता है। सो अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट, सो अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट, अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। दैट्स गुड। ओके, तो आप कह सकते हो कि हाइपरग्लाइसेमिया कर सकता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए। प्लाज्मा लिपिड के लेवल को बढ़ा सकता है, तो आप कह सकते हो प्लाज्मा लिपिड के लेवल को ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इंक्रीज प्लाज्मा लिपिड लेवल, यानी प्लाज्मा के लिपिड लेवल को बढ़ा सकता है। इंक्रीज प्लाज्मा लिपिड लेवल, प्लाज्मा लिपिड लेवल को बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ रिबाउंड हाइपरटेंशन, अगर इसको विड्रॉल इज अब्रप्ट, अगर इसलिए धीरे धीरे, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर आपने अचानक रोक दिया प्रोप्रेनोल को, तो फिर रोक रहे थे आप हाइपरटेंशन को, बीपी को कम कर रहे थे, और आपने सडन रोक दिया, 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, और आपने 1 महीना लिया, सडन रोक दिया, तो रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है। रिबाउंड हाइपरटेंशन यानी तेजी से हाइपरटेंशन वापस आ सकता है। इसलिए इट इज स्टॉप्ड ग्रेजुअली, दैट इज व्हाई, सो इट इज स्टॉप्ड ग्रेजुअली। अगर इसको रोकना हो तो डोज कम करते 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 और ग्रेजुअली, इट इज स्टॉप्ड ग्रेजुअली, यानी इसको अचानक नहीं रोकना है, स्टॉप्ड ग्रेजुअली, आपको धीरे 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 रोकना है। बोलो यस और नो। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, आप कह सकते हो समोरादरवियर हार्ट ब्लॉकर है ना, कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके देना है, यानी हार्ट ब्लॉक है तो उस पेशेंट पे नहीं देना है ना। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट पे नहीं देना, नहीं तो और हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकर, अगर हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है तो वहां पर उस कंडीशन में नहीं देना है। बोलो यस और नो। और पेरिफेरल जो वस्कुलर डिजीज है वो भी हो सकती है, जीआई अपसेट कर सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट कर सकता है। बोलो यस और नो। और साथ ही साथ तो ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, तो बी केयरफुल। कैन वर्सन COPD अस्थमा, अस्थमा का अटैक ला सकता है, COPD कर सकता है। वैसोस्पास्टिक एंजाइना कर सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया कर सकता है ना, और इंक्रीज प्लाज्मा लिपिड एंड रिबाउंड हाइपरटेंशन। और अगर आपने अचानक रोक दिया है ना, अगर अचानक रोक दिया तो अचानक नहीं रोकना है, धीरे धीरे रोकना है, रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये आपके प्रोप्रेनोलोल थी। दैट्स गुड। अगला हमारे पास है मेट्रोलोल है ना, ये दवाइयाँ, और साथ ही साथ एटेनोलोल, दे आर कार्डियो सेलेक्टिव। अगर हम चले तो कार्डियो सेलेक्टिव भी मैंने आपको बताया था, दैट्स गुड, कि कार्डियो, एटेनोलोल, मेट्रोलोल। तो यहाँ पर आपका समोरादरवियर, दैट्स गुड, कि प्रोप्रेनोलोल हम पढ़ लिए। लेबेटालोल पे मैं आऊंगा। लेबेटालोल के बारे में इतना याद रखना कि ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये प्योरली बीटा ब्लॉकर नहीं है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर को भी, जबकि प्रोप्रेनोल मेनली बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ओके, तो एटेनोलोल पीएससी में मिलती है, मेट्रोलोल मिलती है, ओके, मेनली ये दो। तो हमारी अगली मेडिसिन है कार्डियो सेलेक्टिव, यानी जो केवल हार्ट पे काम करती है, कार्डियो सेलेक्टिव। बोलो यस और नो। तो हमारी अगली मेडिसिन है कार्डियो सेलेक्टिव, दैट्स गुड। और मेट्रोलोल एंड एटेनोलोल, तो दैट्स गुड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स गुड। कार्डियो सेलेक्टिव, कार्डियो सेलेक्टिव, और कार्डियो सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स है, ऑफ कोर्स बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, बीटा ब्लॉकर्स है।
ओके, और इनके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो गए? एटेनोल, एटेनोलोल और मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल, बोलो यस और नो। तो ये आपके मेटोप्रोलोल एंड एटेनोलोल ये कार्डियोसाइकिल। लो रिस्क टू कोज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि केवल बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ना? ब्लॉक्स ओनली बीटा 1 रिसेप्टर, ब्लॉक्स ओनली बीटा रिसेप्टर, ओनली बीटा 1 रिसेप्टर, जो कि आप कह सकते हो प्रेजेंट ओनली बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट ऑन हार्ट के ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स गुड। ओके, तो आप कह सकते हो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। जब ये केवल बीटा 1 रिसेप्टर को जो कि हार्ट पे रहते हैं उनको ब्लॉक करेगी, और बीटा 2 रिसेप्टर जो ब्रोंकस पे पाए जाते हैं उनको ब्लॉक नहीं करेगी, तो लो रिस्क, बोलो यस और नो। तो इनके बारे में पहला रोचक तथ्य है, लो रिस्क, बहुत कम रिस्क है टू कोज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, टू कोज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, यानी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाने के बहुत कम चांसेस। सेफर इन डायबिटिक पेशेंट में ठीक है, सेफर है। जबकि जो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव थी, यानी आप कह सकते हो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर थी, बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो वो हाइपरग्लाइसेमिया करवाती है, तो डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड करना है। सेफर इन डायबिटिक पेशेंट, यानी आप डायबिटिक पेशेंट पे ये दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट में आप ये दे सकते हैं, बोलो यस और नो। तो सेफर इन डायबिटिक पेशेंट, यानी डायबिटिक पेशेंट में आप दे सकते हैं, दैट्स गुड। बढ़ू आगे। नो इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, जबकि वो लिपिड के लेवल को ऑल्टर कर सकती है प्रोपेनोल, तो नो इफेक्ट, यानी अंतर देख रहे, नो इफेक्ट या डज नॉट इफेक्ट लिपिड प्रोफाइल, नो इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, यानी लिपिड प्रोफाइल पर कोई असर नहीं डालती है, दैट्स गुड। नो इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, दैट्स गुड। नो प्रेसिपिटेशन ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, वो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज को जैसे रेनॉल्ड्स, आप जान रहे हो रेनॉल्ड्स फिनोमिना सुनी है ना? आप कह सकते हो कि जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, तो अगर उनका सडन कंस्ट्रक्शन हो जाए, है ना, तो आप कह सकते हो सडन डायलेशन हो जाए, तो ऐसा कोई पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज है हाथ पैरों में, उन पे इफेक्ट नहीं डालती है, जबकि प्रोपेनोल पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज करवा सकती है। तो आप कह सकते हो वहां पर, अगर मैं लिख सकता था, पर आप यहाँ पर कार्डियो सेलेक्टिव में लिख सकते हैं कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज नहीं करवाती है, जबकि जो प्रोपेनोल थी वो पेरिफेरल आप कह सकते हो वस्कुलर डिजीज। तो नो या डज नॉट कोज या डज नॉट लीच, तो नो प्रेसिपिटेशन, यस, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज नहीं करवाती है। लेस लायबल टू इम्पेयर एक्सरसाइज कैपेसिटी, यानी आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज कैपेसिटी पेशेंट की बरकरार रहती है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, दैट्स गुड। सो मेटप्रोलोल की अगर मैं डोज की बात करूं तो 12.5 टू 50 mg ये दोनों के लिए था कि लो रिस्क टू कोज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवाती है, क्योंकि सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके, साथ ही साथ सेफर इन डायबिटिक पेशेंट पे सेफ है, दैट्स गुड। नो इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल पे कोई असर नहीं डालती है, यानी लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है, ऑल्टर नहीं करती है। एंड नो प्रेसिपिटेशन ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमिना एंड अदर डिजीज। नाउ अगर मैं मेटोप्रोलोल, दैट्स गुड, मेटोप्रोलोल, यस, उसकी मैं डोज बोलूं तो मेटोप्रोलोल 12.5 से 50 mg बॉडी दे सकते हो, बीडी दे सकते हो ओरली, दैट्स गुड। 12.5, यस, 12.5 से 50 mg, 12.5 टू 50 mg बॉडी दे सकते हो, यस, और आप बीडी भी दे सकते हो, यानी दिन में 2 बार भी दे सकते हो और दिन में 1 बार भी। अगर 1 बार दो तो 25 mg या डायरेक्ट 50 mg, अगर आप बीडी दे रहे हो तो आप 25 mg, है ना, आप दे सकते हो। और अगर मैं एटेनोल की बात करूं, ये मेटप्रोलोल है, अगर मैं एटेनोल जो कि कार्डियो सेलेक्टिव है, वो भी आपकी पीएससी पर मिलती है एटेनोल, तो अगर मैं एटेनोल की बात करूं, एटेनोल, तो उसकी बात करूं तो इसकी जो डोज रहती है
वो अगेन 12.5 to 50 mg OD, इसको OD ही देना है, आप कह सकते हो अगेन 12.5 to 50 mg OD, 12.5 to आप कह सकते हो 50 mg OD, बोलो यस और नो, आप OD देना है। आइए जो आपकी PSC पर अवेलेबल है मेट्रोलोल 25 mg की टेबलेट अवेलेबल है, दैट्स गुड, तो आप 25 mg दे सकते हैं, दैट्स गुड। सुबह से हम 25 + 25 50 हो जाएगी, दैट्स गुड। मैंने मेट्रोलोल की डोज बोली थी कि 12.5 to 50 mg, ओके। साथ ही साथ आपकी 50 mg की भी अवेलेबल है, 50 mg की भी अवेलेबल है मेट्रोलोल PSC पर, मैंडेटरी है, एंटी हाइपरटेंसिव काम करती है, बीपी को कम करती है, बोलो यस और नो, बीपी को कम करती है, बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो कि दिस इज द थिंग, मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट 50 mg, और ये भी अवेलेबल है। साथ ही साथ एटेनोलोल, अगर मैं एटेनोल की बात करूं तो 50 mg भी अवेलेबल है और 25 mg भी अवेलेबल है PSC पर। तो कहीं ना कहीं जो डोज है वो आपको ज्यादातर PSC पर डोज वही अवेलेबल रहती है अधिकतर, जो आप एक टैबलेट के रूप में दे सकते हो, यानी आपको ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो एटेनोल 50 mg भी अवेलेबल है PSC पर और 25, और एटेनोल की मैंने डोज बताई थी 12.5 to 50 mg OD देनी है, तो या तो आप 50 mg दे दो डायरेक्ट ही, है ना, या फिर 25 mg भी दे सकते हो, क्योंकि डोज 12.5 से 50 पर डे कुछ भी रख सकते हो आप, दैट्स गुड। डिपेंड करता है बीपी कितना है, कितना आप असर चाहते हो, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये हाइपरटेंशन में को करेक्ट करती है, एंजाइना में दे सकते हो, माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में भी दे सकते हो, बट बी केयरफुल, एटेनोल कार्डियो सेलेक्टिव है तो हार्ट के असर ज्यादा आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। हालांकि दे सकते हो, पर ज्यादातर प्रोप्रेनोल प्रीफर की जाती है, क्योंकि उतना हार्ट पर उसका उतना असर नहीं है। तो हाइपरटेंशन में, एंजाइना में और माइग्रेन में भी दे सकते हो, दैट्स गुड, एटेनोल। तो आप एटेनोल हाइपरटेंशन को करेक्ट करने के लिए दे सकते हो, माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हो, एंजाइना पेक्टोरिस, ये PSC की जो एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है। तो जब आप PSC पर जाओगे अपॉइंट होके, तो ये लिस्ट निकलवाना और तुरंत देख लेना कि कौन सी मेडिसिन कहाँ कहाँ और कैसे काम आती है। तो एटेनोल 25 mg की भी अवेलेबल है, और तो और शायद एम्लोडिपिन प्लस एटेनोल दोनों के कॉम्बिनेशन में भी आती है, एम्लोडिपिन, है ना, जो कि आप कह सकते हो 5 mg और एटेनोल 50 mg, तो कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है एम्लोडिपिन यानी 5 mg, बोलो यस और नो, 5 mg प्लस आपका एटेनोल, ये कॉम्बिनेशन। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आप जानते हैं, और एटेनोल ये भी अवेलेबल है 50 mg, तो ये वाला भी आप कॉम्बिनेशन एंटी हाइपरटेंसिव, ज्यादा बढ़िया असर होगा, बोलो यस और नो, यानी और अच्छा असर देना चाहते हो तो आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं एम्लोडिपिन एंड एटेनोल, बोलो यस और नो, आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं एम्लोडिपिन एंड एटेनोल, बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन, क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे, दैट्स गुड। फिलहाल बीटा ब्लॉकर के यूजेज हाइपरटेंशन में, अगर मैं बीटा ब्लॉकर के यूजेज बोलूं, यूजेज ऑफ बीटा ब्लॉकर, वैसे तो मैं बता चुका हूं, पर फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो बीटा ब्लॉकर के यूजेज आप हाइपरटेंशन में, मैं यूं बोलूंगा, दैट्स गुड, एंजाइना में दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर के यूजेज को आप दो ग्रुप में दे सकते हैं, CVS एंड नॉन CVS। बीटा ब्लॉकर के यूजेस आप इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। CVS कार्डियोवास्कुलर में कहाँ कार्डियोवास्कुलर की कौन कौन से डिसऑर्डर में आप दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, और साथ ही साथ नॉन CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलावा और कहाँ दे सकते हैं। CVS में आप हाइपरटेंशन के पेशेंट में दे सकते हैं, यानी हाइपरटेंशन को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव, एंजाइना में दे सकते हैं, बोलो यस और नो, कोरोनरी स्पाज में तो आप दे सकते हैं, साथ ही साथ कार्डियक अरिथमियाज है वहां दे सकते हैं, कार्डियक अरिथमियाज है, दैट्स गुड, वहां दे सकते हैं, ओके, अरिथमियाज है, दैट्स गुड, तो वहां दे सकते हैं। और साथ ही साथ MI का पेशेंट है, अगर MI है वहां दे सकते हैं, और CHF का पेशेंट है वहां दे सकते हैं। अगर मैं नॉन CVS यूजेस की बात करूं तो फियोक्रोमोसाइटोमा, अगर नॉन CVS की बातें करूं यूजेस, तो फियोक्रोमोसाइटोमा, हाँ या ना, फियोक्रोमोसाइटोमा यानी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में जो ट्यूमर है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सीक्रेटिंग, वहां दे सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, यस और नो, थायरोटॉक्सिकोसिस वहां पर भी दे सकते हैं हम। थायरोटॉक्सिकोसिस का केस है, यानी अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाए
तो आप कह सकते हो प्रोप्रेनिलोल, उसकी वजह से ब्लड वेसल या अदर कॉम्प्लिकेशन हो, यानी कॉम्प्लिकेशन हो। माइग्रेन में दे सकते हैं हम, जस्ट माइग्रेन में दे सकते हैं, सम और अदर वेयर, और साथ ही साथ एंजाइटी भी दे सकते हैं। एंजाइटी अगर किसी को चिंता हो रही हो तो दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो ट्रेमर्स में दे सकते हैं। बोलो यस और नो। ट्रेमर्स को करेक्ट करने के लिए दे सकते हैं, दैट्स गुड। ग्लोकोमा में दे सकते हैं, ग्लोकोमा में दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप एल्कोहल ओपियोइड विड्रॉल भी दे सकते हैं। अगर एल्कोहल और ओपियोइड विड्रॉल ट्रेमर आ रही है तो वहां पे दे सकते हैं ओपियोइड विड्रॉल उस कंडीशन में, दैट्स गुड। सो अगर कोई एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं वहां दे सकते हैं, तो नॉन आप कह सकते हो कार्डियो सेलेक्टिव यूजेज एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर इसके यूजेज। तो मैंने यूजेज को दो ग्रुप में बांट दिया है कि यूजेज ऑफ बीटा ब्लॉकर को मैंने दो ग्रुप में बांटा था, कार्डियो सेलेक्टिव एंड नॉन कार्डियो सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव। तो सीवीएस में आप हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, है ना, एंजाइना में दे सकते हैं, कार्डियक अरिथमिया में, एमआई में, सीएचएफ में। और नॉन कार्डियोवास्कुलर जो यूजेज है, फियोक्रोमोसाइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, माइग्रेन, एंजाइटी, ट्रेमर्स, ग्लोकोमा, अल्कोहल एंड ओपियोइड विड्रॉल, इन सब में आप यूज कर सकते हो, दैट्स गुड। ओके, फर्दर वी गो। अगला हमारा टॉपिक है लेविटालोल। लेविटालोल के बारे में बस इतना ही याद रखना है, लेविटालोल, है ना, ले बेटा नहीं, लेविटालोल, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो लेविटालोल। ओके, लेविटालोल आपका अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। अब तक तो हमारा टॉपिक चल रहा था बीटा ब्लॉकर, है ना। अल्फा ब्लॉकर तो आपके पीएससी पर होती भी नहीं है, तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, है ना। टेराजोसिन, प्लाजोसिन वगैरह जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ उतना ही मिले जो आपकी पीएससी पर। नहीं तो आप जानते हैं जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको कोचिंग में फार्मा के टीचर पढ़ाते हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सप्लेन एंड इट टेक्स इवन मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। समझना भी उतना ही मुश्किल है और समझाना भी। तो मैं लेविटालोल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है कि अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है प्लस बीटा ब्लॉकर दो है, तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ओके, और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि अल्फा 1 रिसेप्टर, आपको मैंने ये कहानी बताई थी, अल्फा 1 रिसेप्टर को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। मैंने आपको ये तरीका ये रट लो, ये जिंदगी भर काम आएगा। देखो एक बार इसको वापस समझने की कोशिश करना, ए बी सी और डी। अगर आप अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी वैसोकंस्ट्रिक्शन। बोलो यस और नो। और अगर आप बीटा 2 रिसेप्टर जो ब्रोंकाई पे पाए जाते हैं, अगर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ए बी सी डी 1 2 यानी 1 2, और अगर आप बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो डायलेशन होगा, यानी ब्रोंकोडायलेशन, क्योंकि ब्रोंकस पे पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना कि एबीसीडी की कड़ी समझ लेना। तो आप कह सकते हो कि अल्फा 1 रिसेप्टर को आप स्टिमुलेट करते हैं तो कंस्ट्रिक्शन होगा। बोलो यस और नो। लेकिन अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं, यानी आपकी बार स्टिमुलेट नहीं कर रहे, आपकी बार आप ब्लॉक कर रहे हैं अल्फा रिसेप्टर को, और आपकी बार अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, तो मुझे बताइए वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा या वैसोडाइलेशन? आपका अगर इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो वैसोडाइलेशन होगा, और वैसोडाइलेशन होगा इस कंडीशन में, दैट्स गुड। अगर वैसोडाइलेशन होगा, बंदो और बांधो भगत जनो, तो इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्या होगा? डायलेशन होगा। बोलो यस और नो। अगर आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, यहाँ पर ऑफ कोर्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। नाउ लेडीज एंड, तो लेविटालोल के बारे में अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, और जो डोज है स्टार्ट विद 50 mg/d, यानी इसके बारे में इतना याद रखना है। नॉर्मली कम काम में ली जाती है क्योंकि अल्फा प्लस ये स्पेसिफिक नहीं है, तो बीपी पे उतना कंट्रोल नहीं करती है, पर जो बाकी की कार्डियो सेलेक्टिव है या फिर आपके अदर प्रोपेनोल वगैरह है, वो जितना कंट्रोल करती है बीपी पे उतना ये कंट्रोल नहीं करती। ये प्रेगनेंसी में दी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है। ये आप कह सकते हो इफेक्ट तो इन कंपेयर ऑफ प्रोप्रेनोल, एटेनोल, मेट्रोनोल थोड़े से इफेक्ट कम है हाइपरटेंशन को कम करने में, पर इसके साइड इफेक्ट कम है। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कि गिवन इन प्रेग्नेंट वुमेन या गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन जिसके
प्रेग्नेंट वुमेन विद हाइपरटेंशन, जस्टिशनल हाइपरटेंशन में दी जाती है। तो जस्टिशनल हाइपरटेंशन में दी जाती है या फिर प्री एक्लेम्सिया में दी जाती है। दैट्स गुड। ओके, फर्दर वी गो, आगे हम बात करते हैं जो समोरादरवियर। तो इसको स्टार्ट विद 50 mg BD, यानी इसको जो डोज है वो कितनी होगी, स्टार्ट विद जो लेविटालोल की डोज है 50 mg BD, स्टार्ट विद 50 mg BD। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शुरू में आप 50 mg चालू कर सकते हैं BD ओरली, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो ओरली, दैट्स गुड। BD आप चालू कर सकते हैं शुरू में, बोलो यस और नो। ओके, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं कि प्रेग्नेंट औरत में हाइपरटेंशन, प्रेग्नेंट वुमेन में, यानी प्रेग्नेंट वुमेन है और उसमें अगर हाइपरटेंशन है ना, तो वहां पर आप कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट है वो लेविटालोल है, लेविटालोल, ये आपकी लेविटालोल DOC बन गई है आजकल, ड्रग ऑफ चॉइस। जस्टिशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया है ना, इवन प्री एक्लेम्सिया है, हाँ एक्लेम्सिया में सीजर्स को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। इवन लेविटालोल भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए लेविटालोल भी दी जाती है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो सीजर्स को रोकने के लिए। तो लेविटालोल आप कह सकते हो प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपरटेंशन को कंट्रोल। फिर दूसरे नंबर पे आप मिथाइल डोपा, ये पहले आज से 5-7-10 साल पहले ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी प्रेग्नेंट औरतों में, मिथाइल डोपा। तो आप मिथाइल डोपा दे सकते हो, मिथाइल डोपा जिसकी डोज होती है आप कह सकते हो 250 से 500 mg, 0.25 to 0.5 mg। ये सुनो, एल्पेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, 0.25 to 0.5 ग्राम, यानी इसकी जो डोज होती है वो इसकी डोज होती है मिथाइल डोपा की 250 से 500 mg। यस, और BD भी दे सकते हो आप, इसको ओरली देने, TDS भी दे सकते हो, दिन में 3 बार भी दे सकते हो, और साथ ही साथ QID दिन में 4 बार भी दे सकते हो मिथाइल डोपा प्रेग्नेंट वुमेन। तो आप कह सकते हो BD ज्यादा बढ़िया है या TDS, 250, 750। सो डिपेंड करता है हाइपरटेंशन कैसा है। पर ये सेकंड है, ये पहले DOC हुआ करती थी। तो 250 से 500 mg आपको ओरली देना है। आप BD भी दे सकते हो, TDS भी दे सकते हो, QID दिन में 4 बार भी दे सकते हो, 250 से 500 mg मिथाइल डोपा। उसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, जो कि लेविटालोल आ गया, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं आप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, निपिडिपिन, डिल्टियाजैम, वेरापेमिल, निपिडिपिन एंड एम्लोडिपिन। उसके अलावा डायूरेटिक पहले मानते थे, पर डायूरेटिक से बचे जितना हो सके, यानी आप कह सकते हो हाइड्रोलेजिन दे सकते, हाइड्रोलेजिन दे सकते, यस और नो। इमरजेंसी में, इवन अगर इमरजेंसी है, क्राइसिस है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी है हाइपरटेंशन की, तो वहां पे हम हाइड्रोलेजिन दे सकते हैं, दैट्स गुड। तो हाइड्रोलेजिन दे सकते हैं। मिथाइल डोपा CNS एक्टिंग है, ये CNS को ब्लॉक करती है, CNS पे काम करती है। कैसे क्या मैकेनिज्म है उसको आप ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो मिथाइल डोपा आपके CNS पे काम करती है, CNS एक्टिंग है, बोलो यस और नो। CNS एक्टिंग है तो आपको, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको क्या बोला कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया है ना, तो सबसे बेस्ट तो है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, बोलो यस और नो। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आपकी नन अदर देन दैट्स गुड, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, दैट्स गुड, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, तो आपकी DOC होगी। दूसरे नंबर पे मिथाइल डोपा, अगर ये अवेलेबल नहीं हो लेविटर, हालांकि PSC पर दोनों है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो PSC पर लेविटालोल भी है, ओके, PSC पर यस, अगर ये नहीं है तो आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। हाँ, आपकी PSC पिन हो सकता है खत्म हो गई हो, नहीं हो, तो आपका अधिकार है, मेडिसिन नंबर 410 भेजे, है ना, प्रेग्नेंट औरत आ रही है तो आप लेविटालोल दे सकते हैं, और 100 mg की टेबलेट आती है। और मैंने आपको डोज बताई थी लेविटालोल की, समोरादरवियर लेविटालोल की, अगर मैंने आपको डोज बताई होगी 50 mg से चालू करना है, 50 mg से चालू करना है, और धीरे धीरे आप 100 mg भी दे सकते हैं। तो शुरू में आप 50 mg दे सकते हैं, बोलो यस और नो, ओके, फिर 100 mg, ओके। इंजेक्शन भी आता है लेविटालोल का 20 mg, आप कह सकते हो इन 4 ml, ये स्ट्रेंथ है इसकी 20 mg। तो अगर आप 40 mg करना चाहते हो तो 8 ml का इंजेक्शन लगा दो, है ना, क्योंकि आप ड्रग डोज कैलकुलेशन में है, बहुत इंटेलिजेंट है। 4 ml का इंजेक्शन लगाओगे, एम्पूल आता है 4 ml का,
4 ml एम्पूल आता है, बोलो यस और नो। 4 ml एम्पूल, तो अगर आपने 4 ml का इंजेक्शन लगाया, बोलो यस और नो। तो अगर आपने 4 ml का इंजेक्शन लगाया तो 20 mg आपने दी है। अगर लेकिन आप 40 mg 50 mg करना चाहते हो तो 2 एम्पूल इंजेक्शन लगा दो, आप कह सकते हो 8 ml का, और समटाइम इवन 3 एम्पूल इंजेक्शन लगा सकते हो। तो इंजेक्शन भी आता है लेविटालोल का, यस और नो, और साथ ही साथ आपकी टेबलेट भी आती है 100 mg की। शुरू में अगर हाइपरटेंशन 140 150 का है तो आप 50 mg से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 100 mg तक ले जा सकते हैं, बोलो यस और नो। तो स्टार्ट विद लो डोज 50 mg, फिर धीरे धीरे आप 100 mg तक ले जा सकते हैं। तो आपके लेविटालोल पीएससी पे मिलती है 100 mg, और लेविटालोल का इंजेक्शन भी मिलता है आपके 20 mg पर 4 ml स्ट्रेंथ पे, आप कह सकते हो दैट्स गुड, बोलो यस और नो। सो दैट्स गुड। ये दवाइयाँ कितने दिन चलती है? जब तक बीपी कंट्रोल नहीं हो जाए तब तक चलती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में एक बार जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है तो डिलीवरी तक ही चलती है, दैट्स गुड, क्योंकि ये फिर मेंटेन ही रहता है। हाँ, कंट्रोल हो जाए तो आप रोक सकते हो या फिर लो डोज भी कंटिन्यू रख सकते हो। तो लेविटालोल, तो कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग कब तक रहती है? जब तक एक बार हाइपरटेंशन हो जाता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो कंटिन्यू चलती रहेगी, दैट्स गुड। तो प्रेग्नेंट वुमेन में आप लेविटालोल दे सकते हो, दैट इज डीओसी, वो डीओसी है। मिथाइल डोपा दे सकते हो, यानी 250 से 500 mg आप मिथाइल डोपा दे सकते हो, बोलो यस और नो। पीडीएस, टीडीएस, क्यूआईडी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, हाइड्रोलेजिन दे सकते हो, डायूरेटिक भी दिया करते थे, और जितना हो सके प्रेगनेंसी में डायूरेटिक से बचे, हाइपोवोलेमिया फ्लूइड लॉस कर सकता है, तो डायूरेटिक से अब बचते, अब पहले दिया करते थे, पर क्यों? फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, तो बच्चे को फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई, यानी बच्चे ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई बच्चे को नहीं हो पाएगी प्रेग्नेंट वुमेन। तो डायूरेटिक से बचे, लेविटालोल, मिथाइल डोपा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोलेजिन, ये आप दे सकते हैं। सो लेडीज एंड मेन, अगला, ये तो सारी बीपी बढ़ाने, बीपी कम करने की दवाइयां थी। अगला, अगर किसी पेशेंट के, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो, तो मैंने आपको लेविटालोल के बारे में बता दिया जो कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, और मैंने आपको मिथाइल डोपा, ये रह गया था मिथाइल डोपा, दैट्स गुड, मिथाइल डोपा दैट्स गुड, जिसकी मैंने डोज 250 से 500 mg, यानी 250 से 500 mg बताई थी, दैट्स गुड, जिसको आप पीडी भी दे सकते हो, टीडीएस भी दे सकते हो, पीडी भी दे सकते हो, टीडीएस भी दे सकते हो, क्यूआईडी भी दे सकते हो, दिन में 4 बार भी दे सकते हो, ओरली देनी है, बोलो यस और नो, ओरली देनी है। अगर इसको ग्राम में लिखूंगा तो 1000 का भाग दे लो, 0.25 टू 0.5 mg, दैट्स गुड, और सॉरी ग्राम, तो अगर ग्राम में लिखूंगा तो आप 0. क्योंकि कई बार ऐसे भी आ जाती है 0.25, आप जानते हैं 0.25 ग्राम टू 0.5 ग्राम, ये डोज आप पीडीएस, टीडीएस, क्यूआईडी आप दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, बोलो यस और नो। तो ये मिथाइल डोपा के बारे में जो मिलती है, एंटी हाइपरटेंसिव है, प्रेगनेंसी में ज्यादा दी जाती है, हालांकि नॉन प्रेग्नेंट औरत या व्यक्ति को भी दे सकते हो, पर आप कह सकते हो कि इनके एक्शन थोड़े माइल्ड होते हैं, यानी बीपी को थोड़ा कम करती है, पर इनके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट औरत के लिए सेफ है, दसको आप कह सकते हो। तो मिथाइल डोपा नॉर्मली केवल प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा जनरली हम यूज नहीं करते हैं और ना ही की जाती है, दसको बढ़ू आगे, दसको। लेडीज एंड मेन, कहानी को आगे बढ़ाते मंदूर बांधो। अगर बीपी कम हो जाए तो, अगर किसी के हाइपोटेंशन हो जाए, ये सुन लो, आप कह सकते हो नॉर्मल जो बीपी होता है आपका समोरदरवियर 120/80 होता है, चलो 110 हो जाए, है ना, 100 हो जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है, ORS वगैरह दे दे, IV इन्फ्यूजन करवा ले, है ना, 10 गुड। पर अगर 90 से कम हो जाए, यानी हाइपोटेंशन जो सिस्टोलिक बीपी है वो आपका 90 से कम हो जाए, 90/60 से कम हो जाए, है ना, तो 90 mm ऑफ Hg से कम हो जाए, तो यू कैन कॉल इट हाइपोटेंशन, आप उसको हाइपोटेंशन बोल सकते हैं, बोलो यस और नो। तो अगर आपने हाइपरटेंशन की दवाइयां तो पढ़ ली, आई विल टेक मोर 5-10 मिनट एंड देन वी विल सोल्व सम क्वेश्चंस, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपने अगर बीपी कम करने के लिए दवाइयां तो पढ़ ली, है ना, जो मेन पीएससी पे है। अब बीपी को बढ़ाने के लिए कई बार लो बीपी भी तो हो जाता है, हाइपोटेंशन का मतलब लो बीपी, यानी अगर बीपी लो हो जाए तो लो बीपी, अगर बीपी थोड़ा सा कम हुआ है 100 के रेंज में, 90 से 100 के बीच में, तो आप IV लाइन दे सकते हैं। अगर बीपी 100 से 90 के बीच में,
तो आप आईवी लाइन आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं। और साथ ही साथ और अगर 110 से 120 की रेंज में ओआरएस या 100 से 110 की रेंज में तो आप कह सकते हो ओआरएस से काम चल जाए। पर अगर 90 से कम है तो या फिर भी आईवी लाइन दे के काम चला सकते हैं। पर अगर बहुत ही ज्यादा कम हो जाए 80, 70, इवन 60, कई बार से इवन 40 तक चला जाता है तो यू कैन यूज, आप कह सकते हो डोपामीन। यस और नो, आप कह सकते हो डोपामीन, है ना। दैट्स गुड। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, कूल एंड काम एक्सट्रीमिटीज, आदमी को माइट भी अनकॉन्शियस हो सकता है ना। तो आपको डोपामीन, तो वहां पर बीपी कम हो जाए, लो बीपी हो जाए तो वहां पे आप डोपामीन काम में ले सकते हैं। डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, बोलो यस और नो। डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। डोपामीन की अगर मैं डोज बोलूं तो ऑफ कोर्स आईवी इन्फ्यूजन एनएस में, नॉर्मल सलाइन में आप इंजेक्शन लगा सकते हो। किस फ्लो रेट से, आप कह सकते हो ये 0.2 टू 1 mg पर मिनट, 0.2 टू 1 mg, यानी इस ये डोज हमको इन्फ्यूज करनी है इस रेट से 0.1 टू 0.2 टू 1.0 mg पर मिनट, ये आपको इन्फ्यूज करनी है। बोलो यस और नो। और लेकिन कंटिन्यूसली आप बीपी मॉनिटर करते रहे, है ना, रेट ऑफ यूरिन आउटफ्लो मॉनिटर करते रहे, यूरिन बन रहा है नहीं बन रहा है ना, तब तक आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। 0.2 तो एट द रेट ऑफ 0.2 टू 1.0 mg पर मिनट। जबकि डोब्यूटामीन जो उसका इन्फ्यूजन किया जाता है, दी जाती है 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इस रेट से आप इन्फ्यूज कर सकते हैं 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अगर मैं इनके एक्शन बताऊं या डोपामीन के यूजेज बताऊं, अगर मैं डोपामीन के या डोब्यूटामीन के यूजेज बताऊं, दैट्स गुड। तो पहले डोपामीन के यूजेज बता देता हूं। डोपामीन के यूजेज, तो डोपामीन के यूजेज क्या क्या है। पहला, हाइपोटेंशन यानी लो बीपी, दैट्स गुड। लो बीपी या हाइपोटेंशन, लो बीपी या हाइपोटेंशन, दैट्स गुड। उसके अलावा और क्या क्या यूजेज है लो बीपी या हाइपोटेंशन। कार्डियोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है और यस और नो, या सेप्टिक शॉक है यस, तो वहां पे भी हम काम ले सकते हैं। यानी सेप्सिस हो गई है, जनरलाइज सेप्सिस हो गई है, तो सेप्टिक शॉक हो गया है, तो उसके वहां पे भी हम काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हो एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वहां पे भी हम काम ले सकते हैं। एक्यूट हार्ट फेलियर, हार्ट काम नहीं कर रहा है, बीपी तेजी से गिर गया सडन, और बीपी गिर गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, वहां पे भी हम काम में सम और अदर वेयर काम में ले सकते हैं। ओके, डोबेटामीन वो भी वही है, इनोट्रोपिक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। एक्यूट हार्ट फेल है, कार्डियक सर्जरी, सीएचएफ। तो अगर मैं डोब्यूटामीन के यूजेज बोलूं, डोब्यूटामीन बोलो यस और नो, डोब्यूटामीन के यूजेज बोलूं, डोब्यूटामीन डोज में बता ही चुका हूं, 2 से 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट डोब्यूटामीन, दैट्स गुड। तो डोब्यूटामीन के अगर मैं यूजेज बोलूं, दैट्स गुड, तो क्या क्या यूजेज है, दैट्स गुड। एक्यूट हार्ट फेलियर, दैट्स गुड। एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर, कार्डियक सर्जरी, बोलो यस और नो, कार्डियक सर्जरी, हाँ या ना। और सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वहां कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इन कंडीशन में आप ये दे सकते हो, बोलो यस और नो, इन कंडीशन। तो आपके पास डोब्यूटामीन का इंजेक्शन नजर आ रहा होगा, दैट्स गुड, पीएससी पर डोब्यूटामीन। इतना याद रख लेना, लो बीपी है तो वहां पे हम काम में ले सकते हैं। डोब्यूटामीन का इंजेक्शन आपको नजर आ रहा होगा 50 mg पर ml पर 250 mg, बोलो यस और नो। तो डोब्यूटामीन और इंजेक्शन 250 mg पर 5 ml, यानी एक एम्प्यूल, और ये 10 वायल्स का एम्प्यूल आता है। तो डोब्यूटामीन का इंजेक्शन 50 mg पर ml, बोलो यस और नो। या फिर वही बात है, अगर 1 ml में 50 mg है तो 5 ml में 250 mg होगा। तो जो अवेलेबल आपके पास डोब्यूटामीन, दैट्स गुड। तो डोब्यूटामीन आपके पास अवेलेबल है 50 mg, बोलो यस और नो, पर ml, बोलो यस और नो, और 250 mg, दैट्स गुड। सो या फिर आप कह सकते हो 250 mg का वायल आएगा, तो अगर आप दूसरे शब्दों में 250 mg पर 5 ml, बात एक ही है, दैट्स गुड। एक एम्प्यूल आएगा 5 ml का, ये देर का है, या 10 वायल, है ना, दैट्स गुड। तो एम्प्यूल, तो उसमें आप कह सकते हो 250 mg। तो अगर मैंने आपके डोब्यूटामीन की डोज बताई है, तो डोब्यूटामीन की मैंने डोज आपको बताई थी सम और अदर वेयर कि 2 से 8 माइक्रोग्राम पर केजी। तो पहले
ड्रग डोज कैलकुलेशन से आप पेशेंट का वेट देखें, फिर उसको माइक्रोग्राम में मल्टीप्लाई करें, मिलीग्राम में चेंज करें, फिर 1 मिनट में इतना देना है, टोटल इतना देना है, तो उसको कितनी देर तक आपको इन्फ्यूज करना है, या जब तक आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो जाए। तो दैट्स गुड। साथ ही साथ आपके डोपामीन, जो कि 40 mg पर ml इंजेक्शन आता है डोपामीन का, तो ये आपके पास पीएससी पे 40 mg पर ml डोपामीन। एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट में अगर हार्ट फेल हो गया अचानक सडन, तो वहां काम आता है। और एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियक स्ट्रेस, वहां पर भी हम काम में ले सकते हैं। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन, 9:21 हो गए। ओके, ये डोब्यूटामीन और डोपामीन के बारे में लास्ट बार मैंने बोला है, ये दोनों डोपामीन एंड डोब्यूटामीन ये लो बीपी के केस में देते हैं, या हार्ट फेलियर के केस में, या कार्डियोजेनिक शोक या सेप्टिक शोक के केस में देते हैं। बोलो यस और नो। तो ये डोब्यूटामीन और आपके डोपामीन हो गए। फिलहाल क्वेश्चन पे हम आएंगे। यू कैन हैव ब्रेक, आप ब्रेक ले सकते हैं। आई विल बैक एग्जैक्टली आफ्टर 8 मिनट 9 मिनट। वी विल स्टार्ट आवर क्लास 9:30 sharp 9:30. Thank you. Have a break of 5 minutes. Let's go. ओके, किस कंटिन्यू, बिल्कुल सही है शंटी, सही बोला है। वेट कर रहा हूँ। ममता कुमारी, माइग्रेन में कब तक देनी है प्रोपेनोल? 2 वीक तक आप, यस, नॉन कम्युनिकेबल पढ़ाएगी गोविंद शर्मा, डोंट बी अफ्रेड। 2 वीक तक आप दे सकते हैं, फिर फॉलो अप के लिए जा सकते हैं। यस, ए बी सी डी ज्योति पटेल, डी अनुराधा, मुकेश, यस, राजेंद्र ए, रोहित सैनी ए, गुड्डू जहांगीर ए, बहुत अच्छी बात है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बहुत बढ़िया। कि सर आपने डिजोक्सिन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, जबकि अगर आप YouTube पे सर्च करें तो डिजोक्सिन के सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे। दैट्स गुड। तो डिजोक्सिन के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ, दे सकते हैं प्रेगनेंसी में डिजोक्सिन, ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ए बी मिक्स आ रहे हैं आंसर। अरे भाइयों, एसी इनहिबिटर, हाँ, एनालाप्रिल, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैंने बोला था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो दे सकते हैं प्रेग्नेंट औरत में, है ना। मिथाइल डोपा तो सेकंड बेस्ट है लेबिटालोल के बाद। डिजोक्सिन भी दे सकते हैं, पर एनालाप्रिल, एसी इनहिबिटर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है ना। तो एसी इनहिबिटर्स, दैट मींस आप कह सकते हो एसी इनहिबिटर, आप कह सकते हो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ड्यू टू टेरेटोजेनेसिटी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी ये टेरेटोजेनेसिटी कर सकता है। बोलो यस और नो। तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, टेरेटोजेनिस। यस, निखिल कोईवाल अभी भी बी बोल रहा है, एनालाप्रिल, है ना। कहीं तो अभी भी सी बोल रहे हैं, हरिओम बैरवा। यस, बहुत जल्दी नौकरी लगेगा हरिओम, क्योंकि सी बोल रहा है। निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो दे सकते हैं बच्चा। कृष्णकांत बी, हाँ सही है।
तो जो ड्राई कप भी करती है संतोष चौधरी, बहुत अच्छी बात है। देवांश टेलर, यस। रवि कुमार, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। तो राइट आंसर शुड बी आपका बी, यानी आपका राइट आंसर होगा एनालाप्रिल, क्योंकि एसी इनहिबिटर के एग्जांपल है एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब जानते हैं एसी इनहिबिटर के। एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, है ना, याद करना, नोट्स देखना। एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो ये सब आप कह सकते हो कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये सब एसी इनहिबिटर है, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना। साउसान सैयद अभी भी ए बोल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाएगा, दैट्स गुड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर के साइड इफेक्ट है। ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट है एक्सेप्ट, यस। आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, दैट्स गुड। आई एम वेटिंग। ए कफ, बी हाइपोकैलेमिया, सी स्किन रैश, डी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, यस। आई एम वेटिंग, यस। आंसर आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वेरी गुड। ए रमेश गुर्जर, कफ, कफ तो होता है यार, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर। बी हाइपोकैलेमिया, डी महावर, ए पंकज यादव, डी, यस। राजेश्वरी मीना, बी, डी, सी पे तो कोई नहीं है, स्किन रैश तो होता है, यस, ओके। एडिमा, एंजियोन्यूरोटिक, हाँ दैट्स गुड। सब साइड इफेक्ट है एक्सेप्ट हाइपोकैलेमिया, क्योंकि एसी इनहिबिटर का हाइपरकैलेमिया, दैट्स गुड। हाइपरकैलेमिया इज साइड इफेक्ट, हाइपरकैलेमिया होता है ना कि हाइपोकैलेमिया। हाइपर, एसी इनहिबिटर लीड्स टू हाइपरकैलेमिया ना कि हाइपोकैलेमिया। और कफ, जो ड्राई कफ है, इट इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो तो आपका ड्राई कफ ही है। तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो आपका ड्राई कफ है, पर हाइपोकैलेमिया कोज नहीं करती है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर्स कोजेस हाइपरकैलेमिया, यानी हाइपरकैलेमिया करती है ना कि हाइपो। तो राइट आंसर शुड बी हाइपोकैलेमिया। स्किन रैश भी कर सकती है, करती है एसी इनहिबिटर। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा भी करती है, कर सकती है। तो आप एसी इनहिबिटर के साइड इफेक्ट देख लेना, दैट्स गुड। हाइपरकैलेमिया करती है ना कि हाइपोकैलेमिया। और कफ, ड्राई कफ तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। गॉड ब्लेस यू। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। सो अब सबके आंसर, संध्या कैर, आर्यन बिश्नोई, है ना, बबलेश कुमार, मीना, राधे राधे, बी, ओम प्रकाश चौधरी, बी, कैलाश जाट, है ना, आप कह सकते हो दीपश्रोक, दीपाली, बी, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो सारे आंसर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ एसी इनहिबिटर एक्सेप्ट, यस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ, यानी आप एसी इनहिबिटर कहां यूज कर सकते हैं सिवाय, यानी कहां यूज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये 3 जगह आप यूज कर सकते हैं, एक जगह यूज नहीं कर सकते, यस। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ एसी इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, I want to see Sonu Saini, Tikam Chand, very good evening Tikam Chand, hope you are doing very good in Bengaluru, Nimans। Tikam Chand Ojwani, once upon a time DMMS का स्टूडेंट रहा है, निमांस बेंगलुरु में काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, डी, बी, सी, डी, ज्यादातर डी आ रहे, ओके, यस। आप बताइए एक्सेप्ट, आई वांट टू सी, यस। हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, बीपी को कम करती है, एमआई में भी दे सकते हैं, मैंने बताया। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, वेंट्रिकुलर फेलियर है, वहां पे भी दे सकते हैं। पर फियोक्रोमोसाइटोमा में एसी इनहिबिटर का कोई रोल नहीं है, बोलो यस और नो। फियोक्रोमोसाइटोमा में, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा में बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो प्रोपेनोल। फियोक्रोमोसाइटोमा में बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं,
बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड, बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। अभी तो आज ही तो पढ़ा है मैंने, पर्टिकुलरली मेनली प्रोप्रेनोलोल। तो अगर फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर ऑफ एडिनल मेडुला, ट्यूमर ऑफ एडिनल मेडुला, जो एडिनल मेडुला में है, एडिनल मेडुला में ट्यूमर है जो कि एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन सीक्रेट करती है ना। तो अदर नॉन कार्डियोवास्कुलर यूजेज ऑफ बीटा ब्लॉकर मैंने आपको बताया था, यानी बीटा ब्लॉकर प्रोप्रेनोलोल यानी फियोक्रोमोसाइटोमा में आज ही तो पढ़ाया था, थायरोटॉक्सिकोसिस में दे सकते हैं, माइग्रेन में दे सकते हैं, एंजाइटी में दे सकते हैं, ट्रेमर्स आ रही है उसमें दे सकते हैं। यानी मैंने आपको बीटा ब्लॉकर के कार्डियोवास्कुलर यूजेज एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर यूजेज बताए थे, बीटा ब्लॉकर के कार्डियोवास्कुलर यूजेज एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर यूजेज बताए थे। दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। कार्डियोवास्कुलर एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर यूजेज तो फियोक्रोमोसाइटोमा में दे सकते हो आप, है ना, ट्रेमर्स आ रही है वहां दे सकते हो। आपके एसी इनहिबिटर अगर मैं बात करूं, बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर्स आप फियोक्रोमोसाइटोमा में और साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर के जो मैंने ट्रेमर्स वगैरह है वहां यूज कर सकते हो। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लोसार्टेन। लोसार्टेन के बारे में ट्रू है ना? यस, yes I can see। एक्सेप्ट आएगा क्वेश्चन में, एक्सेप्ट अगेन। सो लेट मी सी आप क्या आंसर कर रहे हैं लोसार्टेन के बारे में। सी, ओके, ए, बी, डी, ए मालती पटेल, लोकेश सुमन ए, पवन कुलदीप बी, खुशराम बैरवा डी, सुरेश सैनी ए। एक्सेप्ट आएगा, कर दिया। यस, राहुल कुमार महावर डी। देखो भाई, लोसार्टन आपके एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर नहीं है बल्कि एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जो रिसेप्टर्स होते हैं तो उनको ब्लॉक करती है आपकी लोसार्टन। तो बिल्कुल सही है कि लोसार्टन इज एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, सेलेक्टिवली एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करती है, रिसेप्टर ब्लॉक। ओके, ये तो सही है कहने का मतलब। इट डज नॉट कॉज कफ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसी इनहिबिटर है वो कफ करती है पर ये कफ नहीं करती है। दैट्स गुड। कैन बी कंबाइंड विद हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। हाँ, अगर बढ़िया से हम देखना चाह रहे हो तो लोसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का कॉम्बिनेशन भी आता है, मैंने आपको बताया था। लोसार्टन, दैट्स गुड, और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एसीजेड, तो उनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। इट डज नॉट हैव टेरेटोजेनिक इफेक्ट। हाँ, ऐसा है मेरे हिसाब से टेरेटोजेनिक इफेक्ट। दैट्स गुड, इट हैज, है ना। तो आप कह सकते हो कि सम और अदर वेयर। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बिल्कुल ठीक है। दैट्स गुड। तो इसका आंसर होगा इट हैज गॉट टेरेटोजेनिक इफेक्ट। दैट्स गुड। सो यस, तो आप कह सकते हो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एआरबीज है, यस आई कैन से, लोसार्टन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ऑफ एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन 1, यानी एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर का, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। और इट डज नॉट कॉज, यानी ये कफ क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोसार्टन अगर आप देंगे तो लोसार्टन डज नॉट कॉज इंक्रीज इन, आप कह सकते हो ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन को, तो आप कह सकते हो डज नॉट कॉज इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन, यानी ये डज नॉट कॉज इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन नहीं कर बढ़ाता है, डज नॉट कॉज इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन, यानी ब्रेडिकाइनिन, दैट्स गुड, ब्रेडिकाइनिन लेडीज एंड मैन नहीं बढ़ाता है। सो नो कफ,
है ना, तो आप कह सकते हो कफ नहीं होता है। दैट्स गुड, कफ नहीं होता है। ओके, फर्दर वी गो ऑन। फीटोपैथिक पोटेंशियल लाइक सो कॉन्ट्राइंडिकेट, यानी ये भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट, यानी जो आपकी लोसार्टन है ये इट कैन शो सम टेरेटोजेनिसिटी, यानी टेरेटोजेनिसिटी शो कर सकता है। टेरेटोजेनिसिटी, यस पढ़ाया था मैंने, टेरेटोजेनिसिटी कर सकता है। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, कंबाइंड विद हाइट, है ना, ये कैन बी कंबाइंड। दैट्स गुड। सो कंबाइन किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन अवेलेबल है लोसार्टेन और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का। अगर आप इफेक्टिवनेस और देखना चाहते हो अच्छा, तो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। दैट्स गुड। सी को ब्लॉक कर दिया, तो राइट आंसर आपका हो गया सी, यानी जो राइट आंसर है, यानी आप कह सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी हो गया कि इट डज नॉट हैव टेरेटोजेनिक, नहीं, यानी एसी इनहिबिटर की तरह आपकी जो एसी रिसेप्टर ब्लॉकर है वो भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, शो करती है, दिखा सकती है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो यूज्ड, ये भी यूज की जाती है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग, निम्न में से कौन सी एसी इनहिबिटर प्रोड्रग नहीं है? दैट्स गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग? यस, मैंने बताया था ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट, बताया था मैंने आपको। दैट्स गुड, आंसर करिए। प्रोड्रग क्या होती है कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे ही ओरल कैविटी से आप लेते हैं एब्जॉर्प्शन होता है तो आप कह सकते हो ब्लड में जाएगी तो एक्टिव, या फिर लिवर में जाएगी तो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। दैट्स गुड। सो सी, डी, यस इट इज, बहुत बढ़िया, डी, यस क्वेश्चन सी। एक तो बी भी बोल रहा है, हाँ सी, लाइन याद करो। ऑल एसी इनहिबिटर्स, मैंने आपको लिखवाया था, ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोडक्ट, ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोडक्ट एक्सेप्ट, आर प्रोडक्ट एक्सेप्ट, है ना, केवल दो दवाइयां बताई थी, एक बताई थी आपकी लिजिनोप्रिल और एक बताई थी आपकी कैप्टोप्रिल। लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। दैट्स गुड। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑफ कोर्स, यानी एनालाप्रिल प्रोड्रग है, वो मेटाबोलाइट होगी तो एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी। एनाप्रिलेट, याद आ रहा है, एनाप्रिल एनाप्रिलेट में चेंज होती है, इनालाप्रिलेट, इनालाप्रिलेट याद आ रहा होगा आपको, उसमें चेंज होती है। तो रेमिप्रिल भी एक्टिव में चेंज होती है, पेरिंडोप्रिल भी, लिजिनोप्रिल आपका और आपका कैप्टोप्रिल जो कि खुद ही एक्टिव है, खुद ही एक्टिव है, दे आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। और यस और नो, हाँ या ना? दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आप कह सकते हो सम अदर वे है। दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 6, टेल मी सर्टेन लोअर्स बीपी बाय, अब तो सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दैट्स गुड। टेल मी सर्टेन, लोसार्टन के साथ ही टेल मी सर्टेन, यस, लोअर्स बीपी बाय लोसार्टन, टेल मी सर्टेन, याद आ रहा है, लोसार्टन, टेल मी सर्टेन, यस, टेल मी सर्टेन। दैट्स गुड। तो लोअर्स बीपी बाय, बीपी को लो करते हैं, अनिल कुमार जोशी, आंसर करिए। दैट्स गुड, लव यू सर, ऐसी बातें नहीं बोलते विजेंद्र कुमार बैरवा। नोट सेट क्लियर कर लिया विजेंद्र, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। सारांश माथुर, बी बी बी, 4 बी है, डबल 2, देखो कितना अच्छा बच्चा है। आई नो हिम इंडिविजुअली, सारांश माथुर फ्रॉम SMS कॉलेज, है ना, बी बी बी, यानी 4 बार बीबी लिख रहा है, तो 2 पत्नियों का इरादा है इसका, एक बीबी एक बीबी। सारांश एक बार ही आंसर कर दे बच्चा। दैट्स गुड। सो सी, ओके, टेल मी सर्टेन, क्या ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने से रोकती है? नहीं, वो तो एसी इनहिबिटर रोकती है, तो ये तो मेरे हिसाब से आंसर नहीं लग रहा है, ये तो, क्योंकि एसी इनहिबिटर होती तो वो रोकती, ये तो आंसर लग नहीं रहा। क्या ये रेनिन टू एंजियोटेंसिन
रेनिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्जन से रोकता है, वो भी कहीं ना कहीं वो अलग आती है, डेस्काइनिन वगैरह अदर ड्रग्स आती है। ब्लॉकिंग एआरटी, हाँ 81, जो 81 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, बिल्कुल ठीक है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ये भी, एआर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी एंजियोटेंसिन, बिल्कुल ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात आपको ये सिखाना था कि एसी इनहिबिटर के एग्जांपल एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, बोलो यस और नो, ये आपको सिखाना था, बोलो यस और नो, हाँ या ना, ये आपको सिखाना था। और जो एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है उनके एग्जांपल आपके दो हो गए, लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन, 10 गुड, लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन, ये आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। बढ़ू आगे, दैट्स गुड, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, सिद्धार्थ महर्षि, बहुत बढ़िया, पढ़ना रिवाइज करना जो मैंने लिखा है या मैंने जो पढ़ा है। अल्फा मिथाइल डोपा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, अल्फा मिथाइल डोपा इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, अल्फा मिथाइल डोपा इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर करिए, अल्फा मिथाइल डोपा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। I can see mainly अल्फा मिथाइल डोपा कहाँ यूज होता है, मेनली अल्फा मिथाइल डोपा, हेलो मोहन मीना, दैट्स गुड, जैन विनीत ए, अजय पाटिल सीसी, राधेश्याम शर्मा ए, यस ए, अशोक कुमार गुर्जर ए, ओके नाउ अब तो सबके रुझान एक ही तरफ ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आंसर एक को ही लोग करना पड़ेगा, दैट्स गुड। लक्की राय, डोंट सेंड हार्ट सिंबल, दैट्स गुड। सुशील पाल ए, नर्सिंग ऑफिसर, अब तो सबके आंसर ए आ रहे हैं। हाँ, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वहां काम आती है, मैंने पहले ही बताया कि मिथाइल डोपा सीएनएस पे एक्टिंग करने वाली है ना, आप कह सकते हो समोरादरवियर 250 से 500 mg मैंने आपको डोज बताई थी, तो आप कह सकते हो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में काम आती है, आज ही तो पढ़ा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में काम आती है, यस। हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन नहीं है, फर्स्ट लाइन में तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर वो है, यानी मैंने बोला आजकल बीटा ब्लॉकर भी लेते हैं तो भी थोड़ा सा फर्स्ट लाइन में तो अदर ड्रग्स हो गई है ना, रिफ्रैक्टिव हाइपरटेंशन वगैरह नहीं, आपको तुरंत याद रखना है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आपको लो करना है, दैट्स गुड, बोलो यस और नो, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में काम आती है अल्फा मिथाइल डोपा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल, इसी लेवल के आपके सीएचओ में क्वेश्चन आने वाले हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निम्न में से कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, शोंटी रॉक, दैट्स गुड, दौलत खुरीवाल ए, ओम प्रजापति ए, दैट्स गुड, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आंसर आ रहे, नीलेश पटेल इंदौरा ए, राठौड़ ए, महेंद्र ए, नारायण, मयूर, दीपा, सबके आंसर ए आ रहे हैं, दैट्स गुड, यस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निपिडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजेल, है ना, निपिडिपिन, निफिडिपिन, यस, एम्लोडिपिन, यस और नो, एम्लोडिपिन, ओके, वेरापेमिल, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेल, डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ओके, तो निफिडिपिन है, डिल्टियाजेम है, वेरापेमिल है, एनालाप्रिल एसी इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर है, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, रिजिनोप्रिल, तो ऑफ कोर्स योर आंसर शुड बी एनालाप्रिल क्योंकि एसी इनहिबिटर है। अब ऐसे दूसरी क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो नौकरी लगने क्या 25,000 क्या, फिर तो 2500 लायक भी नहीं, दैट्स गुड। दूसरी क्वेश्चन है सिंपल, आपको छांटना है कि कौन सा, दैट्स गुड। प्रियव्रत सिंह चरण, दैट्स गुड ए, बहुत बढ़िया प्रियव्रत, बहुत अच्छा काम कर रहा है, गॉड ब्लेस यू। सो लेडीज एंड मैन, बढ़ू आगे, उदयराज, सो ममता ए, दीपा, दीना, दैट्स गुड। बढ़ते आगे क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक पेशेंट,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में एंटी हाइपरटेंसिव, डायबिटिक पेशेंट में अगर एक पेशेंट के बीपी भी है, हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है, तो अब की बार कौन सा बढ़िया है ड्रग ऑफ चॉइस? ज्यादा बढ़िया कौन सी, सबसे बढ़िया किस, कौन से देंगे? आई एम वेटिंग, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रकाश जाखड़, डीएमएमएस परिवार को थैंक यू। यस यस यस, वेलकम प्रकाश जाखड़, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बच्चों को आश्वस्त करें कि कब इनको मोटिवेट करने आ रहे हो प्रकाश जाखड़। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर प्रकाश जाखड़, रिप्लाई करें कब मोटिवेट करने आ रहे हो बच्चों को। यस, होप आप कल सुबह बच्चों को मोटिवेट करने आए। हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? राइट, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे बच्चों? कैसे हो मेरे बच्चों? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आज हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और बेसिक जो फोकस रहने वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहने वाला है कि प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करें। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, थोड़े से क्वेश्चन हम लोग केवीपीवाई के लेने की भी कोशिश करेंगे और थोड़े से प्री आरएमओ के लेंगे कि यार किस तरह से बेसिकली अलजेब्रिकली अप्रोच किया जाता है। राइट, सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड जस्ट राइट अलजेब्रा ओपी। अलजेब्रा ओपी आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। राइट गाइस, और डांस आज रात को मैं रिकॉर्ड करूंगा, कल आप लोगों के लिए आ जाएगा डांस, ये पक्का है गाइस, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आज रिकॉर्ड होगा, कल आप लोगों के सामने लाइव आएगा। सो गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। राइट, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं गाइस। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, फिर 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज करके कोई सा भी आप 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। मैं फाउंडेशन और जेई कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो वहां पे आप लोग आ सकते हैं। सो गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट वेरी अमेजिंग प्राइस विच इज हाईली अफोर्डेबल। 2 साल का 50,400 है, ठीक है। फिर अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को 76,000 पड़ता है, जिसमें आप लोगों को एक पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। सो गाइस, ये एक बहुत अमेजिंग चीज है। ये मेरे सारे